हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं ऑडिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, जो स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम हमको देख रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन अपन ने कवर कर लिया। चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। क्लियर बात है। और आगे भी अपन इस पूरे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कवर करेंगे धीरे धीरे, एक सेक्टर को अपन लाइन वाइज देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड में जो बेल आइकन है ना, वो जरूर हिट कर देना, ताकि जब भी कभी नई नोटिफिकेशन आए वीडियो की तो आप तक वो पहुंच जाए। क्लियर है। अब अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑडिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। काफी अच्छा हेवी टॉपिक है ये, बट समझने में बहुत ज्यादा इजी। सबसे पहले अपने को समझना है कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब हॉस्पिटैलिटी जब भी हम सुनते हैं, हमारे मन में फटाफट से ना हॉस्पिटल क्लिक हो जाता है। यही कंफ्यूजन को आपको अभी से ही साइड में रख दो कि हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स जहां कवर होते हैं उसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब क्या आपका हो गया? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर, ऐसा एरिया, ठीक है, ऐसी जगह जहां पे आप सिर्फ कुछ समय के लिए जाते हो। आप एक तरीके से वहां पे मेहमान हो, लोग आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। जाहिर सी बात है, आप कुछ अपना जो है खर्चा वगैरह करोगे, सामने वाले की रेवेन्यू होगी। इसी चीज को ऑडिट करने का काम है हमारा। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा एरिया जहां पे आप सिर्फ एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए जा रहे हो और वो आपकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करने वाले। तो ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ठीक है, क्लियर एकदम। अब देखो, आते हैं अपन नीचे अपने टेक्स्ट में। इंट्रोडक्शन देखो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको वाइडली अपन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक प्यारा प्यारा सा सुंदर सुंदर कलरफुल चार्ट आपके लिए दिया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे पहला है रेस्टोरेंट, दूसरा है ट्रैवल एंड टूरिज्म, यानी होटल्स वगैरह में आप रहते करते हो, घूमते फिरते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो नाम लिया। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया होटल्स एंड गेस्ट हाउस वगैरह। और नेक्स्ट है आपका रिक्रिएशन। रिक्रिएशन में अब 2 चीजें आ जाएंगी आपका, एक हो गया सिनेमैटिक हॉल, जो हम मूवीज वगैरह एंजॉय करने जाते हैं, और नेक्स्ट है अपने थीम पार्क्स वगैरह, ठीक है। मूवीज सिनेमा हॉल हो गया आपका पीवीआर वगैरह, थीम पार्क वगैरह आपका हो गया एक तरीके से जो आपका इमेजिका है, और भी इस तरीके से जो भी वंडरलैंड है, ठीक है, इस तरीके से जो भी थीम पार्क होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसकी ऑडिट हमको कैसे करनी है वो देखेंगे। क्लियर हो गई बात? नीचे आ जाओ फटाफट से। सिंस द ऑर्गेनाइजेशन इन अबव कैटेगरी लार्जली डिफर इन देयर बिजनेस प्रोसेसेस। अब भैया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भैया ये जो चारों चीजें आ रही है, एक हो गई रिक्रिएशन वाली, मतलब सिनेमा हॉल्स हो गया, दूसरा हो गया रेस्टोरेंट। अब सिनेमा हॉल्स वालों का जो बिजनेस है वो पूरा प्रॉपर अलग है, रेस्टोरेंट वालों का बिजनेस पूरा अलग है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि सिंस जो भी बिजनेस प्रोसेस है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जो भी चीजें आ रही है, उनका बिजनेस प्रोसेस एक दूसरे से एकदम अलग है, तो इनके लिए जो ऑडिट प्रोसीजर हम लेंगे वो भी एक दूसरे से अलग होंगे। बट हाँ, कुछ हमको फ्यू कॉमन एरियाज जरूर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर बात है। अब वो कॉमन एरियाज क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका वहां पे, कि कॉमन क्या, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द ओनरशिप स्ट्रक्चर। एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हेल्थ केयर में भी मैंने बोला था कि अगर कोई डीड बनी है उस प्रॉपर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई एक्ट है, तो उसको देखो, उसको समझो कि ऑर्गेनाइजेशन का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, यानी अगर साल के एंड में प्रॉफिट होगा तो वो किस में, किन तरीके से बटेगा, वो आपके पास पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इसको एजुकेशनल और अपना हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। एक बार फट से मैं रिपीट कर देता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर में जो लोग हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लोग हैं, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही नौटंकी ना करें, ठीक है, मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद ना करें। इसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने लिए पहले से ही एक इंटरनल कंट्रोल बनाती है, यानी ऐसा एक कंट्रोल सिस्टम बनाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही कहीं जो वर्किंग एम्प्लॉयज है वो स्कैम ना कर सके, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब बाहर से तो ऑडिटर आते ही हैं चेक करने के लिए, बट हर बार ऑडिट करना, ऑडिट होना कंपलसरी नहीं है। सिर्फ कुछ एक केस में हमको कंपलसरी हो जाता है। बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो एक पर्टिकुलर सेट लिमिट में नहीं आती है, तो उनको ऑडिट करना जरूरी नहीं है। पर क्या पैसे का देख रेख हो प्रॉपरली, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल स्कैम हो या ना हो, इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहेगी कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चूना लगाएं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए टॉप लेवल वाले इंटरनल कंट्रोल सेटअप करते हैं। हमको बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर, हमारा काम यह है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, एक बार उसको चेक कर लो। नेक्स्ट इज वैलिड लाइसेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, क्या उसके पास काम करने का वैलिड लाइसेंस है या नहीं है, तो इसको आपको चेक करना है कि जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वो प्रॉपरली लीगल है या नहीं है, गवर्नमेंट के पास उनकी इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो ये थे बेसिक 3 पॉइंट जो हमको हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में देखना है। पहला क्या, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, और क्या वो उनके पास वैलिड लाइसेंस उस पर्टिकुलर बिजनेस को करने का है या नहीं है। सिंपल हो गया बात? हाँ जी सर। अब अपन आते हैं अपनी पहली इंडस्ट्री पे, दैट इज ऑडिट फॉर रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम जाते हैं, खाते हैं, अपनी मील एंजॉय करते हैं, उनका ऑडिट करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है देखते हैं।
सबसे पहले वेरीफाई द टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द डेली एंड मंथली सेल्स रिपोर्ट। सबसे पहले देखो कि भैया टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है। अब ये कैसे देखेंगे, कहां से देखेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वो रजिस्टर मेंटेन करते होंगे कि भैया आज 10,000 रुपए की हमारी क्या हुई है, रेवेन्यू हुई है, कल 15,000 रुपए की हुई थी। तो देखो कि जिस सेल्स रिपोर्ट में, ठीक है, जिस बुक में ये सारी नोटिंग हो रही है कि आज कितने का सामान बिका, आज कितने की हमारी कमाई हुई, उतना प्रॉपर नोटिंग है या नहीं है, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं है। दूसरा, check that the revenue has been realized in cash based or bank on bank statements. Check whether arrears written off if any has been duly approved by the person responsible or not. Arrears, ठीक है, हमने पढ़ा है शेयर कैपिटल में जब भी अपन पढ़ते तो arrears मतलब कि हमने पैसा मांगा, सामने वाले ने नहीं दिया, तो क्या हो गया, एक तरीके से बेड डेट हो गया। तो जो भी बेड डेट हो रहा है, जो भी बेड डेट हो रहा है, और उस बेड डेट को हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, मतलब ठीक है चलो हो गया तो हो गया, इग्नोर कर रहे हैं उस नुकसान को। क्या वो नुकसान, क्या वो बेड डेट प्रॉपरली अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए अप्रूव करने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक कर लो। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को पैसा तो भर भर के आ रहा है, पर वो दिखा रहे हैं कि हमको बेड डेट हो गया और उसको ऐसे ही चढ़ा दे रहे ताकि उनका क्या हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए बुक्स में और उनको टैक्स ना पटाना पड़े। क्लियर बात है। तो जो भी बेड डेट हो रहा है, जो भी अरियर्स हो रहा है, क्या उसको राइट ऑफ करने से पहले ड्यूली अप्रूव हुआ है या नहीं, चेक करो। नेक्स्ट इज vouch all payments made to supplier based on documentary evidence such as order place, invoices and bank record। अब जो भी हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में भैया आप जो भी ऑर्डर करते हो तो बट ऑब्वियस चीज है, अगर आप मंगा रहे हो पनीर की सब्जी तो पनीर उनको कहीं ना कहीं से मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो पनीर खरीद के ला रहे हैं, भिंडी खरीद के ला रहे हैं, और भी जो सारी चीजें जो वो खरीद के लेके आ रहे हैं, उसमें उनका खर्चा हो रहा है। तो क्या उस खर्चे का प्रॉपर उनके पास बिल है या नहीं है, चेक करो। क्या उस खर्चे का प्रॉपर पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, पेमेंट कैसे हुआ है, कैश से हुआ है कि बैंक से हुआ है, बैंक से हुआ तो बैंक स्टेटमेंट से मिला के देखो, पेटीएम से हुआ है तो भैया पेटीएम से मिला के देख लो कि हाँ उसमें इतना इतना खर्चा प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी अपन ने पेमेंट की है, डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई करो कि भैया वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड है या नहीं है। नेक्स्ट इज carefully examine the petty cash book, any irregularity should be examined further। जो petty cash book है, छोटे मोटे खर्चों के लिए जो भी कैश बुक मेंटेन हो रही है, उसको देखो कि क्या वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या नहीं है, कोई उसमें इरेगुलरिटी है या नहीं है तो भैया उसके लिए मैनेजमेंट से आप क्वेश्चन रेज करो। नेक्स्ट इज जो भी अदर पेमेंट हो रही है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसको आप देखो कि प्रॉपर से रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए। पेमेंट ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन पेरोल, अटेंडेंस रजिस्टर एंड बैंक रिकॉर्ड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। सैलरी वगैरह स्टाफ को हम दे रहे हैं, वेटर को दे रहे हैं, कुक को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी सैलरी जा रही है, मैनेजर की सैलरी जा रही है, तो कितनी जा रही है, प्रॉपर अटेंडेंस उसका मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी जा रही है या नहीं जा रही है, चेक करो इस चीज को। नेक्स्ट इज केयरफुली एग्जामिन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, लार्ज राइटिंग ऑफ एनी पेरिशेबल आइटम शुड बी केयरफुली एग्जामिन। अब क्या होता है रेस्टोरेंट बिजनेस में, क्योंकि ये जो सामान लेके आते हैं मैक्सिमम, जो सब्जी, तेल, मसाले, ये सब क्या पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाला है, बहुत लंबे समय तक, साल 2 साल के लिए आप भिंडी को स्टोर करके नहीं रख सकते, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो आपके पास, ठीक है। तो पेरिशेबल आइटम है। अब मान लो हमने भिंडी लेके आई, सुबह में 10 किलो भिंडी लेके आई, अब दिन भर में हमारे पास भिंडी का कोई ऑर्डर ही नहीं आया, मान लो 1 हफ्ते तक किसी ने भिंडी ऑर्डर ही नहीं करी, तो भिंडी क्या हो जाएगी, बट ऑब्वियस बात है खराब हो जाएगी। तो अब ये जो भिंडी जो हमारी खराब हो गई है, इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, हमारा नुकसान हो गया। अब इसको हमको केयरफुली एग्जामिन करना है। ये अगर बहुत सारा लार्ज अमाउंट में हमको दिख रहा है, 2 लाख रुपए की सब्जी हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो भाई ऐसा क्या हो गया कि 2 लाख रुपए की सब्जी ही एक बार में राइट ऑफ हो गई, क्यों, इसके ऑर्डर नहीं आए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है कि भैया हो सकता है कि ऑर्डर लगा हो, कंपनी को रेवेन्यू अर्न हुआ, बट वो दिखा दे रहे हैं कि भैया खराब हो गई थी सब्जी और उसको राइट ऑफ कर दिया। तो कोई भी अगर आपको लार्ज अमाउंट में दिख रहा है, कोई भी आपको ऐसा अमाउंट जो कि काफी बड़ा है दिख रहा है कि राइट ऑफ हो गया, तो क्वेश्चन आस्क करो, ठीक है। 1-2 किलो भिंडी खराब हो गई, इतने बड़े अगर आपका रेस्टोरेंट है तो चल जाती है वो बात, बट अगर ऐसा आ रहा है कि भैया 10-15 हजार किलो की 10-15 हजार रुपए की भिंडी जो है वो खराब हो गई, तो इसके लिए पूछो मैनेजमेंट से कि भैया ऐसा क्यों हुआ और क्या इसका एविडेंस है, मांगो उससे। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट वाले ने कोई भी उसके पास फिक्स्ड एसेट है, कोई भी उनके पास एसेट है, तो फिजिकली वेरीफाई करो, जाके देखो कि जितना वो क्लेम कर रहे हैं उतना उनके पास एसेट्स है या नहीं है, जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्लेम किया कि हमारे पास है उतना उनके पास है या नहीं है। रजिस्टर आपके पास होगी, रजिस्टर आपको देखना है, और फिजिकली जाके आपको फिक्स्ड एसेट तो आप देख सकते हो। अगर रेस्टोरेंट बोलता है कि भाई हमारे पास 25 टेबल है, तो गिन लो भैया 25 टेबल एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है हमारे पास बहुत सारी कटलरी है, तो देख लो भैया पूरा प्रॉपर कटलरी सेट है या नहीं है, वेरीफाई कर लो। चेक द एडिक्वेसी ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। अब जो डेप्रिसिएशन लग रहा है एसेट पे, वो भी प्रॉपर मेथड के हिसाब से लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहीं उसमें कोई झोल तो नहीं है, चेक करो। कलेक्ट द लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज एंड वेरीफाई देम बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरियर बिल्स। अब जो लाइबिलिटीज है उसको भी आप वेरीफाई करो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में, देखो पूछो कि भैया क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसका पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, कब तक होगा, सारी चीजें देख लो यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं आपका ऑडिट फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑडिट फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। अब ये जो टूर्स एंड ट्रैवल वाले हैं, जो गाड़ी जो देते हैं रेंट पे, एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है, ये लो रेंट है, इसका इतना इतना आपको चार्जेस देना है और आप गाड़ी ले जाओ, उसको यूज करो,
ठीक है, या फिर ये जो कुछ आजकल वेबसाइट आ गई हैं ओयो वगैरह की, आप होटल्स वगैरह बुक कर लो, रह सकते हो वहाँ पे, तो ये सब आपको देखना है कि इन सब कैसे काम कर रही है। कोई मॉन्यूमेंट है तो उसकी टिकट वगैरह है तो कितने लोग आ रहे हैं, कितनी टिकट्स हमारी सोल्ड हो रही है, फिर अंदर में अगर कोई फूड काउंटर है तो फूड काउंटर की आपको ऑडिट करनी है। तो ये सब आता है अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। अब इसका हमको धंधा समझो पहले क्या है, मान लो ताजमहल है, क्या है, ताजमहल है। अब ताजमहल की एंट्री की कुछ फीस है, वहां से ताजमहल को प्रॉपर एक कमाई हो रही है। फिर मान लो ताजमहल के अंदर कुछ फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है, फोटोग्राफर्स को भी हमने परमिशन दे के रखी है, हम उनसे मंथली कुछ पैसा लेते हैं, तब हम फोटोग्राफर्स को अलाउ करते हैं कि आप अंदर जाके बाकी लोगों की फोटोज ले सकते हो। तो एक इनकम ऑफ सोर्स ताजमहल की वहां से हो गई, क्लियर हो गई बात। और मान लो अगर वहां पे कुछ फूड कोर्ट है, उसका हो गया। ताजमहल के बगल में कोई गार्डन है जिसकी सेपरेट फीस है जाने की, इंजॉय करने की, तो वो हो गया। कुछ लाइट शोज हो रहा है तो लाइट शो की अलग अपनी फीस है, तो वहां से हमको कमाई आ गई, क्लियर हो गया। तो जितने भी सारे यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इनकम है देखना है। अब खर्चा कहाँ का होगा, जो मैनेजिंग स्टाफ है सैलरी में, क्लीनिनेस हम कर रहे हैं उसकी, वहां पे गार्डन है तो भैया पेड़ वेड़ कट रहे हैं, और मतलब पेड़ मतलब मेंटेनेंस हो रहा है प्रॉपर, तो मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है, तो उसको देखो वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को अब चेक करना है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का हम ऑडिट कैसे करेंगे। सबसे पहले वाउच द कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर बुकिंग डिटेल्स, काउंटर फोलियो ऑफ रिसिप्ट एक्सेट्रा, डिटरमाइन अरियर्स इफ एनी एट द एंड ऑफ ईयर। सबसे पहले इनकम पकड़ो। अब इनकम कहाँ से आएगी, जो टिकट वगैरह बुक हो रही है यहाँ पे, बुकिंग डिटेल्स के साथ मैच करो कि उतना पैसा आया है नहीं आया, कोई अरियर है तो क्यों है। दूसरा, रेवेन्यू आउट ऑफ कमीशंस फ्रॉम वेरियस कंपनी एंड टूर पार्टनर्स। अब ये जो टूर एंड पार्टनर्स वाले होते हैं, जैसे आपने गाड़ी बुक करी, आपने एक मस्त ट्रैवल पैकेज बुक किया, अब इनका बाकी होटल्स वालों के साथ, बाकी शॉप के साथ क्या होता है, बाकी रेस्टोरेंट वालों के साथ कमीशन होता है, तो वहां से इनको कितना पैसा आ रहा है चेक करो। नेक्स्ट इज वाउच द पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ टूर बुकिंग डिवाइडेड इनटू एयर ट्रैवल, रेल, रोड, सी एक्सेट्रा। अब जो इनको टोटल इनकम आ रही है उसमें एयर ट्रैवल से कितना पैसा आ रहा है, रेल से कितना आ रहा है, रोड से कितना आ रहा है, सी से कितना आ रहा है, देखो अलग से। नेक्स्ट इज कितनी कैंसिलेशन और बुकिंग हो रही है, उसका पैसा प्रॉपर्ली रिफंड हो रहा है या नहीं चेक करो। डिस्काउंट जो ऑफर कर रहे हैं इंडिविजुअल कस्टमर को, क्या वो अप्रूव्ड होके जा रहे हैं, ऐसी हम दे रहे हैं बिना रिकॉर्ड किए, इसको भी चेक करो। जो भी अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस है, बिजली पानी का खर्चा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंटरनेट वगैरह, टैक्सेस वगैरह हो गया, टोल टैक्स वगैरह लगता है, तो वो सब आप देख लो कि प्रॉपर्ली रिकॉर्ड है या नहीं है। सैलरी जो हम पे कर रहे हैं स्टाफ को, वो भैया अटेंडेंस रिकॉर्ड के हिसाब से है या नहीं है। पेमेंट ऑफ इंसेंटिव भी जो है मैं चेक करेंगे अच्छे से, पेमेंट ऑफ इंसेंटिव भी क्या है, हम प्रॉपर्ली हमको चेक करना है। एसेट और इन्वेस्टमेंट का फिजिकली वेरिफिकेशन कर लो। लाइबिलिटीज को भी प्रॉपर आप कॉन्ट्रैक्ट और अरियर बिल के हिसाब से चेक कर लो। सिंपल है यहाँ पे, इजी। नेक्स्ट आ जाओ, होटल्स एंड गेस्ट हाउसेज, लॉजिंग इंडस्ट्री, यानी आप जहाँ पे रुक रहे हो, तो आप रुक रहे हो, पैसा पे करोगे होटल वालों को, जो भी उनका डे या नाइट का जो भी चार्जेस होगा, तो एक कमाई उनको वहां से हो गई। दूसरी कमाई होटल्स वाले को कहाँ से होगी, कुछ होटल वाले कुछ छोटी मोटी खाने पीने की भी सर्विसेज, फिंगर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसका अलग चार्ज होता है, तो वहां से उनकी कमाई हो गई। कुछ एडेड बेनिफिट जैसे स्पा वगैरह हो गया, स्विमिंग पूल वगैरह होगा, ये सब होटल्स वाले प्रोवाइड करते हैं, तो उसका अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज है तो वहां से उनकी कमाई हो गई। खर्चा कहाँ का, जो स्टाफ है उनकी सैलरी का खर्चा, रूम के भी जो एक्सपेंसेस हैं, साफ सफाई का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, तो ये सारे खर्चे को हमको देखना है, ठीक है। फिर एक होटल में अगर 100 कमरे हैं तो कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड है या नहीं है, ये चीज चेक कर लो। खाली है भैया, अगर खाली हमको लग रहा है बहुत ज्यादा कमरे खाली हैं, अगर हमको ऑन पेपर दिख रहा है कि अच्छा नामी होटल है, मार्केट में इनकी अच्छी खासी गुडविल है, पर ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो होटल है वो 60% तो खाली रहता है, तो क्या ये सही में 60% खाली है या सिर्फ ऑन पेपर टैक्स बचाने के लिए, रेवेन्यू की चोरी करने के लिए इन लोग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस चीज को आपको चेक करना है। ऐसे ही और भी सारे पॉइंट्स हमको देखने हैं सिंपल सिंपल से। तो पहला है वाउच द कलेक्शन फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स बेस्ड ऑन चेक इन एंड चेकआउट इन्फॉर्मेशन। देखो कि जो भी रूम बुक हो रहे हैं प्रॉपर उसकी चेक इन और चेकआउट रजिस्टर मेंटेन होता है। जब भी आप जाते हो तो आपको रजिस्टर में आपका टाइम नोट किया जाता है, साइन वगैरह करते हो, कौन सा रूम आपको अलॉट हुआ है वो देखते हो। जब आप जाते हो चेकआउट करते हो तो अगेन टाइम एंड सारी चीजें नोटिंग होती है। तो देखो कितना परसेंटेज ऑफ द रूम जो है ऑक्यूपाइड थे और उससे कितना रेवेन्यू आया, ठीक है। वेरीफाई द रूम रेंट रिसिप्ट एंड डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, डेली बेसिस पे कितने रूम आपके ऑक्यूपाइड हैं और उनका कितना रेंट आप ले रहे हो, लो। कुछ भी कम ज्यादा लग रहा है प्रॉपर आप क्लैरिफिकेशन के लिए आस्क करो। कोई भी कैंसिलेशन चार्जेस हैं तो भैया कैंसिलेशन चार्जेस कितना कट रहा है उसको चेक करो। नेक्स्ट इज वाउच कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल इवेंट्स सच एज कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग सेरेमनी एक्सेट्रा। अब बड़ा सा होटल है, उन्होंने भैया वेडिंग के लिए एक लॉन जो है किराए पे दे दिया, रूम है बड़ा सा हॉल उसको किराए में दे दिया, तो वहां से उनकी कितनी इनकम आ रही है उसको चेक करो। फिर मैंने बताया था अदर सर्विसेज, अब स्पा हो गया, बार, कसिनो, हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा, ये सब जो भी उस होटल से जुड़ी हुई है वहां से उनको कितना पैसा आ रहा है, कैश बुक और प्रॉपर बिल के साथ देखो। वाउच द रेंट फ्रॉम शॉप सिचुएटेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ द होटल इफ एनी। अब कुछ होटल में अलग अलग ज्वेलरी, घड़ी वगैरह की शॉप्स भी होती है, बड़े बड़े होटल्स में ऐसा होता है, तो वहां से जो उनको रेंटल इनकम आ रही है, या अगर कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट है कि यहाँ से अगर आपकी 10 घड़ी बिकेगी तो हमको इतना कमीशन जाएगा, तो जो भी इनकम है उसको प्रॉपर वाउच करो, जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फिर परचेज ऑफ फूड मटेरियल, ड्रिंक्स एंड अदर मटेरियल, मैंने आपको बताया कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फिंगर चिप, छोटा मोटा जो सामान वगैरह हम ऑर्डर करते हैं रूम में बैठे बैठे, तो उससे जितनी कमाई हो रही है उसको चेक करो। अब आते हैं खर्चे पे,
तो सबसे बड़ा खर्चा है स्टाफ को सैलरी पे करने का, बिजली बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ब्रॉडबैंड का खर्चा। फिर देख लो भैया एसेट जितने क्लेम कर रहे हैं क्या वो उतने हैं या नहीं है, हो सके तो फिजिकली जा जाके देखो। फिर देख लो भैया फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, उस पर क्या रिटर्न है, डेप्रिसिएशन प्रॉपर लग रहा है या नहीं है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ लाइबिलिटी मंगवाओ, उसको चेक करो बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड अरियर बिल के हिसाब से, सिंपल बात है। नेक्स्ट आ जाओ भैया लास्ट अपना रिक्रिएशन इंडस्ट्री, इसमें दो चीजें आती हैं, सिनेमा हॉल और थीम पार्क। अब सिनेमा हॉल का जब हम ऑडिट करेंगे तो इनकी कमाई कहाँ से होती है, जो टिकट बिक रही है, पॉपकॉर्न और जो इंटरवल में इनका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कुछ अगर अदर सर्विसेज हो गई, फिर हम जाते हैं सिनेमा हॉल देखने तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट से इनको कितनी इनकम हो रही है। तो ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम है किनके, एक सिनेमा हॉल के। क्या क्या, सबसे पहला टिकट सेल हो रही है, फिर इंटरवल पे पॉपकॉर्न और अदर जो भी रिफ्रेशमेंट है उसका खर्चा, फिर क्या है खर्चा क्या मतलब उसकी कमाई, फिर क्या है एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे हो गया आपकी रेवेन्यू हो गई, अदर कुछ और आप फैसिलिटी दे रहे हो उसका वहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे कलेक्शन हो गया, एडवांस बुकिंग है तो उसका कुछ आप डिस्काउंट दे रहे हो उसको चेक कर लो। अब एक्सपेंसेस क्या क्या हो रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल आ रहा है फूड एंड रिफ्रेशमेंट के लिए वो, अच्छा कई जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे एक साथ 5-6 हॉल है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कुछ प्राइवेट ओनर्स को भी क्या देते थे जगह रेंट पे या लीज पे दे देते, तो वहां से भी इनको कमाई हो रही है, तो वो सब आप चेक कर लो। खर्चा कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो भैया जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो, अब आप पिक्चर कहीं से मंगवा रहे हो तो पिक्चर आपने जो परचेज की है दिखाने के लिए वो मूवी, उसका खर्चा हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, मेंटेनेंस और क्लीनिनेस का खर्चा हो गया, तो ये सब आपको चेक करना है। अब देखते हैं और क्या क्या पॉइंट यहाँ पे बच जाता है। सबसे पहला चेक वेदर एप्रोप्रिएट कंट्रोल इज फोर्स्ड ओवर टिकट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, वेरीफाई वेदर अनसोल्ड टिकट्स आर केप्ट अंडर लॉक एंड की अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑफिशियल। देखो भैया टिकट कितनी बिक रही है और जितनी टिकट नहीं बिक रही है उसको प्रॉपरली अपन ने रखा हुआ है जमा के या नहीं रखा हुआ है। वाउच द कलेक्शन बेस्ड ऑन डेली सेल्स रिपोर्ट ऑफ टिकट एंड एंट्रीज इन द कैश बुक, डेली देखो कितनी टिकट सोल्ड हो रही है, कैश बुक में उसकी प्रॉपर एंट्री है या नहीं है। एडवांस बुकिंग से हमारे पास कितना कलेक्शन आ रहा है चेक करो। रेंटल इनकम मैंने आपको बोला था स्पेशल इवेंट वगैरह पे जो दिए जाते हैं, ठीक है, छोटी सी जगह अपन ने स्वीट कॉर्न वाले को क्या दे दी, रेंट पे दे दी कि तुम अपना यहाँ बेचो, इतना इतना रेंट हमको दे देना, तो वहां की इनकम चेक कर लो। सेल ऑफ ड्रिंक्स एंड रिफ्रेशमेंट, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक से जो हमको कमाई हो रही है उसको देखते जाओ कैश बुक के साथ मिला के। एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो टिकट वगैरह की वैल्यू में ऐड होता है, तो वो देखो भैया वो प्रॉपर कलेक्ट हो रहा है कि नहीं और प्रॉपर हम गवर्नमेंट को जो है जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर हायरिंग ऑफ फिल्म्स, ठीक है, जो हम मूवीज मंगवाते हैं तो उसका हमको खर्चा होता है, तो वो देखो कि भैया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना पेमेंट होना है, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना शेयर जाना है, जा रहा है या नहीं जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट से हमको जो इनकम हो रही है, ठीक है, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस बिजनेस कार वॉश वाले, ठीक है, स्टार्टअप्स के जो एड रन होते हैं इंटरवल के बीच में, बाम टूथपेस्ट वगैरह के, तो उनसे भी क्या होती है सिनेमा वालों को कमाई होती है। तो कितनी कमाई हो रही है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कितना पे कर रही है चेक करो, ठीक है। फिर हम सप्लायर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट को कितना पैसा दे रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर प्लेस एंड इनवॉइसमेंट चेक करो। स्टाफ की सैलरी देखो, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का क्या करो वेरिफिकेशन करो। लाइबिलिटीज अगर कुछ है तो उसको भी आप अपनी रजिस्टर के साथ देख लो। एसेट्स है तो एसेट का भैया डेप्रिसिएशन भी होगा, तो डेप्रिसिएशन भी प्रॉपर मेथड के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है चेक कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट अपना अम्यूजमेंट पार्क पे, लास्ट टॉपिक। अम्यूजमेंट पार्क भी सेम ही ऑलमोस्ट, सबसे पहले इनकी मेजर कमाई जो है टिकट्स की, तो कितनी टिकट बिक रही है। अब जैसे कुछ अम्यूजमेंट पार्क है वाटर भी है, मतलब वाटर एक्टिविटीज भी है, फिर आपकी राइड्स भी है, तो वाटर एक्टिविटी की अलग टिकट है, जो राइड्स है उसकी अलग टिकट है, दोनों के कॉम्बो की अलग टिकट है, तो जो अलग अलग प्राइजेस की टिकट है चेक कर लो, मैच कर लो कि कितनी क्या है, ठीक है। डेली सेल्स रिपोर्ट के साथ उसका कलेक्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, एडवांस बुकिंग कितनी है, रिफ्रेशमेंट से कितना सेल हो रहा है, जगह जगह अगर कहीं कुछ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो एडवर्टाइजमेंट से इनको कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है, पेमेंट कितनी हम कर रहे हैं रिफ्रेशमेंट के सप्लायर को, सैलरी कितनी दे रहे हैं स्टाफ को, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, एसेट का डेप्रिसिएशन चेक कर लो, लाइबिलिटी चेक कर लो, सबका सब पॉइंट क्या हो गया, एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो गया है। तो अम्यूजमेंट पार्क का हम कैसे करेंगे ऑडिट, सबसे पहले रेवेन्यू देखो, टिकट की सेल से कितना आ रहा है, रिफ्रेशमेंट की सेल से कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ राइड या एक्स्ट्रा एक्टिविटी से कितना आ रहा है देख लो। यहाँ पे लॉकर वगैरह दिए जाते हैं तो लॉकर का कॉस्ट्यूम का कितना आपको वहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिफ्रेशमेंट के सप्लायर को हम कितना पैसा दे रहे हैं, राइड्स के मेंटेनेंस में कितना खर्चा लग रहा है, वाटर जो चेंज हो रहा है उसमें वाटर में हम क्लोरीन मिला रहे हैं, वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं उसका कितना खर्चा आ रहा है, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं कितना खर्चा आ रहा है, मेंटेनेंस कर रहे हैं प्रॉपर क्लीनिनेस का, राइड्स वगैरह की ऑयलिंग और उनका मेंटेनेंस वगैरह होता है उस पर कितना खर्चा आ रहा है, प्रॉपर जितने कंपनी क्लेम कर रही है हमारे पास इतने एसेट है, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, फिजिकली जाके देख लो जो अगर टेंजेबल एसेट है फिक्स्ड एसेट है उतने है या नहीं है, लाइबिलिटी जो है वो ऑन पेपर अपना रेगुलर के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, मतलब कंपनी जितनी लाइबिलिटी क्लेम कर रही है ऑन पेपर क्या उतनी लाइबिलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या हवा हवाई में बातें होती है, मैच कर लो, ठीक है। तो सारी चीजें अपने को देखनी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ऑडिट ऑफ बैंक्स का, जो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो विद दिस भैया हमारा जो आज का जो टॉपिक था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का वो यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।